तो आइए मिलते हैं यहाँ के संस्थापक श्री आशीष यादव जी से और उनसे ही जानते हैं यहाँ की कहानी, उन्हीं की ज़बानी कि उनको कैसे प्रेरणा मिली इस संस्था को शुरू करने की और उन्होंने इस संस्था को कैसे शुरू किया और यहाँ पे कैसे और किन किन चीज़ों का उपचार किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार पहले दिखाना चाहूँगा यहाँ की झांकियाँ कि यहाँ का कैसा मनोरम दृश्य है। हम देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों को मिट्टी से लिपा हुआ है पूरा। ये यहाँ का कैंपस है, बट हमें ज़्यादा जानकारी आशीष जी के थ्रू ही मिल पाएगी। एक बार मिलते हैं इनसे। आशीष जी ओम। ओम। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये आशीष यादव जी हैं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। तो आशीष जी आज थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस संस्था की कब शुरुआत की, थोड़ा आपके बारे में कि आपको कैसे प्रेरणा मिली इस संस्था को शुरुआत करने के लिए, क्या क्या चीज़ों का उपचार किया जा रहा है, किस पद्धति से उपचार किया जा रहा है, थोड़ा संक्षेप में बताएं हमें। देखो, आपको सबसे पहले हमारी परिचय के साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमारा नाम आशीष कुमार यादव है और लगभग हमारा ये जो नाम है हमें अच्छे से याद है कि हमारे पिताश्री ने बड़े प्रेम से रखा। दादाजी का नाम बनवारी कुमार यादव के नाम से रखा गया। ये तो हमारा नामकरण था। जहाँ तक बात परिचय की है तो सन 1994 में 10 फरवरी हमारा जन्म दिवस, जिस दिन हम धरातल पहली बार आए। जहाँ तक बात आईबीएस को लेकर का था, जो कहीं ना कहीं अधिकतर लोग का प्रश्न होता है कि आईबीएस एक ऐसी डिजीज है जिसको कहीं ना कहीं बहुत लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप में कवर कर पाना, जिससे लगभग हम 6 साल तक सर्वाइव किए थे और काफ़ी कुछ उथल पुथल हमारी लाइफ में रही। देन 6 साल में हमने काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी सारा पैसा भी गया, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। ये सब लगभग चीज़ें हमारी लाइफ की रही। जहाँ तक बात हमने आईटी सेक्टर में काम किया तो लगभग हमने 12-11 साल के आसपास हमने आईटी सेक्टर में अच्छे से काम किया था। उसके बाद अगर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, जहाँ तक आपने पूछा कि संस्था की और A to Z आईबीएस वेलनेस सेंटर जहाँ हमने शुरुआत की थी, तो ये 2022 में 11 मार्च को ऑफिशियली हमने A to Z आईबीएस वेलनेस सेंटर का पहला नींव रखा और पहला इनॉग्रेशन के साथ हमने संस्था की शुरुआत की थी। ये बेसिकली हमारी लाइफ के बारे में कुछ जो हमने आपको बताया। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा वैसे आईबीएस का आपने यहाँ पे जिक्र किया, हाँ। तो बताएंगे आईबीएस क्या चीज़ है, क्या कहते हैं ये, क्या आईबीएस क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान के जानने के लिए क्या होता है आईबीएस? देखो, ये बहुत जिज्ञासा वाला प्रश्न है जो कहीं ना कहीं हर एक योग साधक कई बार प्रश्न करता है कि व्हाट इज आईबीएस। और इसका एक सिंपल पैटर्न से अगर हम आपको जवाब देते हैं तो आईबीएस इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, मतलब आंतों का इरिटेट हो जाना या उनका चिड़चिड़ा हो जाना ही आईबीएस होता है। अब उसमें एक सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं आंतों के इरिटेशन के चिड़चिड़ेपने होने में या उनका इरिटेशन होने में। मेजरली कारण कि स्ट्रेस एक बहुत मेजर कॉज होता है जिसकी वजह से आईबीएस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। नंबर सेकंड कि कहीं ना कहीं अगर आपका लाइफ साइकिल बहुत बुरा है तो भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका आईबीएस हो सकता है। नंबर थर्ड पे बात करें कि अगर आपने लंबे समय तक किसी भी डिजीज के कारण अगर आपने एंटीबायोटिक कंज्यूम की है तो भी कहीं ना कहीं आपका गट हेल्थ बेकार हो जाता है, उससे भी आईबीएस की पॉसिबिलिटीज होती हैं। और एंड ऑफ द स्थिति कि अगर मेडिकल टेस्ट सारे करवा लेते हैं और मेडिकल टेस्ट में कोई बीमारी वेरीफाई नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं आईबीएस के कैडर में ही आती है। जी, मैंने भी इसके बारे में ये सुना है कि आईबीएस एलोपैथी के थ्रू ट्रीटेबल नहीं है, उसका वहाँ पे कोई स्थायी उपचार नहीं है। और शायद इसलिए ही आज हमारे काफ़ी सारे भाई बहनें एक प्राकृतिक उपचार की तलाश में रहते हैं जहाँ पर वो पूर्णतः खुद को ठीक कर सकें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप सब यहाँ पर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, तो ज़रूर जानेंगे इसके बारे में। तो अब थोड़ा ये बताइए कि आपने इस संस्था की जो शुरुआत की वो हमने जाना कि उसके पीछे क्या प्रेरणा थी, क्योंकि आपने खुद इस चीज़ को पूरा बहुत करीब से महसूस किया और खुद को पूरा इस चीज़ से उबार लिया। अब उसके बाद थोड़ा हमें बताइए कि आप यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं आईबीएस की और यहाँ के नाम में भी जो लिखा हुआ है A to Z आईबीएस वेलनेस सेंटर, तो देखकर यही लगता है कि यहाँ पर आईबीएस का स्पेशलाइजेशन है आप लोगों के पास। तो उस स्पेशलाइजेशन के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम आपको थोड़ा बाहर का हमारा भ्रमण करवाएंगे, थोड़ा टूर आपको करवाते हैं। बिल्कुल। क्या चीजें हैं वो हम आपको दिखाते हैं, तो बिल्कुल। हमारे साथ हमारी इस यात्रा में बिल्कुल। चलिए।
सबसे पहले हम आपको जो इसका मेजर ट्रीटमेंट, हम सिर्फ न्यूरोथेरेपी नहीं देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको कहीं ना कहीं हम फिजिकली ऑर्गन्स कुछ ऐसे स्टिमुलेट करते हैं जहां बॉडी के उन हिस्सों में ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं जहां वो हिस्सा वीक है। फॉर एग्जांपल किसी का फैटी लीवर हो सकता है, हाथों में सूजन हो सकती है, किसी को कहीं ना कहीं एस्पाइरोल इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आईबीडी हो सकता है, आईबीसी हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के मेडिकली दृष्टिकोण से देखें तो आपने यहाँ पर IBS-C और IBS-D का नाम लिया है, ये क्या चीज़ है IBS-C IBS-D? IBS-D का मतलब होता है कि जिनको डायरिया होता है उसको IBS-D कैडर में रखा जाता है एज एलोपैथी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको IBS-C कहा जाता है। ओके, तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों पे यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ में जिनको कई बार IBS-M का भी एक विशेष डिजीज होता है, जिनको म्यूकस की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, तो IBS-M के अंदर आता है, जिसको म्यूकस में होता है। या कई बार किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायरिया है, तो वो भी IBS-M के अंदर आता है, मतलब मिक्स IBS होता है। जी, ठीक है, ये जी। तो कुछ IBS के पैटर्न थे। अब एक सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो है न्यूरोथेरेपी, जो कि बेसिकली जहां से हम ट्रीटमेंट अभी मैंने देखा था कुछ देर पहले यहाँ पर आप किसी रोगी की शायद आप देख रहे थे नब्ज, और उसको आपने पहले कुछ थोड़ा सा डायग्नोज किया था। तो आई थिंक उसको डायग्नोज करने के बाद आप ये जांच करते हैं कि उसको क्या उपचार दिया जाना चाहिए। जी देखो, सबसे पहले अगर ये नहीं जाना गया कि बीमारी का कारण क्या है, जी। उसका कोज क्या है, तो विदाउट आइडेंटिफाई किए बीमारी को डील करना या उसको ठीक करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। तो जब हम किसी भी कोई कैडर का बच्चा आता है, कोई भी पेशेंट किसी प्रकार का आता है, तो हम सबसे पहले उसका फिजिकली डायग्नोसिस करते हैं। एब्डोमिनल में देखते हैं कि कहाँ उसको पेन अधिक है, कहाँ उसका नेवल डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ उसका इरिटेशन अधिक है। तो कोशिश की जाती है कि पहले हम नेवल को और हमारे एब्डोमिनल को डायग्नोसिस का प्रोसेस करते हैं। देन आफ्टर फिर हम आयुर्वेद के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसमें बेसिकली 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो कि पुरुष के हमेशा दाई कलाई पर हम डायग्नोसिस करते हैं। ये कलाई हमेशा आपके वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलन में लाने के लिए की जाती है। आप 3 अंगुलियां लगाते हैं, इससे आप करीबी से आप डायग्नोसिस कर पाते हैं कि जिस अंगुली पर आपकी पल्स अधिक होती है वो डिजीज स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी का पहला, अगर हमारी अंगुली बहुत अधिक तेजी से अगर पल्स इंगित होगी तो वो डेफिनेटली वात का रोग है। अगर मध्यमा में अगर पल्स बहुत तेजी से चलती है तो पित्त का दोष इम्बैलेंस है। और लास्ट में अगर थर्ड आई, मतलब थर्ड अंगुली अगर आपकी बहुत अधिक अगर डांस कर रही है, जिसको हम कहेंगे कि थर्ड आई, मतलब थर्ड फिंगर पर अगर फिंगर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होती है या यहाँ पर पल्स अधिक होती है, तो वो कहीं ना कहीं कफ का दोष होता है। जी। ये बेसिकली हम दूसरा उसमें रूल अप फॉलो अप करते हैं। नंबर 3 की कहीं ना कहीं हम काउंसलिंग करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही, मेजर कॉजेज क्या रहे, क्योंकि विदाउट सटीक डायग्नोसिस और विदाउट सटीक काउंसलिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप डिजीज को क्योर कर सकते हैं। आफ्टर काउंसलिंग तो आशीष जी, आपने सीखा कहाँ से ये सब चीज़ें? क्योंकि आपने बड़ी सटीकता से बताया कि हम इस नब्ज को देख के उसकी पहचान कर सकते हैं कि वात, पित्त, कफ क्या है। तो इसको आपने कहाँ से सीखा और कैसे इसको साधा? देखो, इसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। इसमें कुछ एक्सपीरियंस, अगर फिजिकली डायग्नोसिस की बात करें तो जब हमने न्यूरोथेरेपी की पहले बेसिक ट्रेनिंग जहां से ली, आफ्टर उसके बाद हमने कई स्कूलों में इवेंट किए। लगभग आई थिंक हमने 8 से 10,000 बच्चों पर पहले प्रैक्टिस की, डायग्नोसिस किया, स्कूलों में शिविर किए, वहां पर पहले प्रैक्टिस की। देन आफ्टर जब हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि हमारा डायग्नोसिस सटीक होने लगा, देन उसके बाद हमने फिर आगे के चरण पे शुरुआत की। तो डायग्नोसिस का वहां, जहां तक बात नाड़ी विज्ञान की है, तो नाड़ी विज्ञान हमने कई वैद्यों से सीखा, कुछ हमने आयुर्वेद को पढ़ा, कुछ हमने रिसर्च की, खुद हमने कुछ प्रैक्टिस की। देन उसके बाद हमारा नाभि जो नाड़ी चिकित्सा है वो हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डायग्नोसिस हो गया, बहुत बढ़िया। उसमें सटीकता आई। और उसके बाद अगर बात करें तो अब तक हमारे लगभग पिछले 4 साल की रिकॉर्ड में IBS के दौरान लगभग हमने 1,00,000+ बच्चों के साथ अब तक काउंसलिंग की है। देन वहां से बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस निकल कर गया कि आप जब किसी से काउंसलिंग करते हैं, किसी से डिस्कशन करते हैं, तो 90% आपका डायग्नोसिस लगभग काउंसलिंग पर ही क्लियर हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस पर आएंगी जी। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा समय लगा। जहां तक डाइट को लेकर के बात है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, तो डाइट का हमने कई वैद्यों से पढ़ा, कई लोगों से सुना, कई बूढ़े लोगों से हम मिले, जहां समय मिला वहां कहीं ना कहीं हमने उनके जीवन के कुछ ज्ञान के बारे में सीखने का प्रयास किया। तो वहां से हमने डाइट के बारे में सीखा। नेचुरोपैथी की बात करें तो कहीं ना कहीं पतंजलि वेलनेस सेंटर जब हम गए तो वहां से बहुत सारा नॉलेज हमने पतंजलि वेलनेस सेंटर से गैदर किया। योगा की बात करें तो योगा में लगभग हमें 6 साल के आसपास हमें खुद को प्रैक्टिस करते हुए हो गए, और लगभग 3.5 साल के आसपास बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हुए हो गए।
तो ये तो कुछ बेसिक हमारा जो एक्सपीरियंस का तो हमने आपको बता दिया। बिल्कुल, इसके बारे में हमने आपके चैनल पे भी काफ़ी कुछ देखा, जहाँ पर आपकी वीडियोस, लाइव वीडियोस काफ़ी हैं। और आई थिंक हम भी अनुरोध कर सकते हैं हमारे भाइयों बहनों से कि अगर उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो आपके चैनल पर जाके सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। उन्हें अपने उपचार के लिए काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पूछते हैं कि कैसे हम इस नेचुरोपैथी को और स्पेसिफिकली न्यूरोथेरेपी को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और उससे क्या फ़ायदा मिलता है। देखो, इसके मेडिसिनली बहुत बेनिफिट हैं। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन आसनों में कुछ योगास की प्रैक्टिस होती है, कुछ थेरेपी के पॉइंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस ट्रीटमेंट को आगे लीड करते हैं। देन उससे एब्डोमिनल डिसऑर्डर में जो भी डिजीज होती है उस पर स्पेसिफिकेशन काम करते हैं। जी। ये डिपेंड करता है कि सब चीजें लगभग मेरे लिए समझा पाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो जाएगी, 8 मैं भी से 10 बिल्कुल साल आग्रह का हो करूँगा। गया। बिल्कुल। तो बहुत सारी हमारी चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर करना मुश्किल है। बस हम यहाँ की बातों को विराम देते हैं। यहाँ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, जहाँ स्पेसिफिकेशन डिजीज के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बनाते हैं, देन उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ चलते हैं, तो बाहर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ का क्लाइमेट, जिसमें आप यहाँ नेचर की बनी उन अद्भुत चीजों का लाभ लेते हैं। और ये जो हमने रूम्स वगैरह तैयार किए हैं, ये नेचर की उन खूबसूरतियों को दिखाता है जो कहीं ना कहीं हम सपना देखते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सरकंडे हैं जो टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। साइड की तरफ में जाएंगे तो मिट्टी और गोबर से लेपन किया हुआ है, साथ में कुछ मेडिसिनल चीजें इसमें डाली गई है। तो पूरा ये क्लाइमेट को बहुत बढ़िया, ठंडा बहुत बढ़िया। रखने के लिए या गर्म रखने के लिए, गर्मियों में गर्म ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ आईबीएस हमारा कहीं ना कहीं एक मनोरोग की स्थिति भी है, बिल्कुल। और इसके लिए ये सारा वातावरण आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोबर का लेप है ये अपने आप में ही बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये अच्छा इसमें से वाष्पीकरण होता है और बड़ा अच्छा इसके अंदर सारा ब्रीदिंग होती है। ये एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ऊपर सरकंडे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने कहा कि बताया जा सकता है, जी लेकिन जी। डिटेल में लगभग हर तरह की जानकारी बहुत मुश्किल हो ये जाएगी। हमने भी सुना है इसके बारे में कि गोबर अपने आप में एक बड़ा अच्छा विज्ञान है, और ये कहीं ना कहीं रेडिएशन को रोकता है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आज कोई भी एक शहरी लाइफ से जो भाग दौड़ है वहाँ से यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं शांति की तलाश में देखता है, तो शांति यहाँ पर उसे एक अच्छी मिल सकती है। वो मैं देख पा रहा हूँ, महसूस भी कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो चलिए आगे चलते हैं कि आगे यहाँ पर अब आगे की हम आपको कुछ चीजों से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा हम आपको व्यू हमारे बाहर का दिखाएंगे, जहाँ हमारी माता श्री, बुआ श्री, उधर पापा श्री हैं, और उधर आपको कुछ योग साधक दिखेंगे जिन्होंने अपना भोजन लिया है, किसी को अपना स्नान करना था। उस तरफ सामने की तरफ जाएंगे तो सुविधाओं की कुछ हमने व्यवस्थाएं करवा रखी है, जहाँ नहाने और धोने की व्यवस्थाएं हैं। इस तरफ आप जाएंगे तो हमने प्योर बार्ले मतलब 100% जैविक ऑर्गेनिक खेती है, जो कि हमारे आईबीएस योद्धाओं को जब भोजन में जो इस्तेमाल होता है, जो कि हम जो ज्वार और गेहूं का तीनों का मिश्रण करते हैं, तो ये पर्याप्त मात्रा में लगभग हमारे लिए साल भर का हम इसको स्टॉक बनाते हैं, जो कि ये बारले की खेती है। इधर हमारी माँ और बुआ जी हैं जिन्होंने हमारी ये जो खेती है इसमें प्योर, अभी हमने इसमें आलू निकाल रहे हैं। अगर आप करीब से जूम करेंगे शायद दिखा सकें तो आई थिंक कुछ तो अंदर माल चला गया, और बाकी आप कुछ देखेंगे तो आलू की गुदाई कर रहे हैं, आलू निकाल रहे हैं खेत से। इधर जाएंगे तो कुछ नेचुरली हमारा जितना भी फूड का हमने जो यहाँ पर बना रखा है ये 100% जैविक प्रोसेस से है। कोई भी सिंथेटिक मेडिसिन, कोई भी ऐसा मेडिसिन प्रोसेस नहीं होता कि जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी हो। तो टोटली 100% नेचुरली हमारा यहाँ का है। आप बाहर की तरफ थोड़ा जूमिंग करेंगे तो वहां जो भी आपको दिखेगा उस तरफ आपको गेहूं दिखेंगे, और ये लगभग हमारे साथ 6 से 5 बीघा के आसपास खेती में हमने गेहूं किए हैं, जो कि हमारे वेलनेस सेंटर पर जितना भी अनाज हम इस्तेमाल करते हैं वो टोटली ऑर्गेनिक होता है। पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, और बहुत समय लग करके सारी चीजें धीरे धीरे समय के साथ आई, एक साथ कभी कुछ नहीं हो पाया। अब जी। हम आगे थोड़ा सा आपको विवरण दिखा देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कई लोगों का प्रश्न हो जाता है। हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे हल्का सा। भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड जहाँ के नाम हैं, जितने भी हमारे कक्ष हैं, जैसे कश्यप कक्ष मैं देखा था पीछे वहाँ पर, जी, उसका नाम भारद्वाज कक्ष है। भारद्वाज कक्ष था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। तो आप अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर में आप देखेंगे जहां हमने सुचारू रूप से बच्चे जितने बाहर से आते हैं उनके लिए रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए बेड जो होते हैं वो विशेषतः सीधे रखते हैं, क्योंकि लगभग हमने पहले तो खटिया का सोचा था कि हम खाट बनाएंगे, लेकिन कई लोगों को दिक्कत हुई तो हमने उस पर थोड़ा सा ओपिनियन मांगा था। तो लगभग 80% लोगों ने कहा कि सर हम बेड फेवर करेंगे जी। तो यहाँ रुकने के लिए सभी के लिए बेड की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बेड शीट कंबल जो है वो अपनी ओर से व्यवस्थाएं हो जाती है। जहां तक बात गर्मियों के हिसाब से है तो सबके लिए पंखे, और बाहर हम गर्मियों में कूलर लगवा देते हैं,
क्योंकि अब आने वाला समय गर्मियों का होगा। और सर्दियों के लिए सबसे जबरदस्त है कि आप जब रूम पूरा पैक हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आप भूल जाओ कि कहीं ना कहीं आपको अंदर सर्दी लगेगी, क्योंकि बहुत बड़ा लोग का प्रश्न होता है। जी, तो सबसे जी। बड़ा इसका फर्क ये होता है। बाकी एक रूम में 8 बेड की सिटिंग होती है और 8 लॉकर की व्यवस्थाएं होती है, जो कि बच्चे अपने प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जो भी अपनी चीजें लॉकर में लॉक करना चाहते हैं, वो उनको सुचारू रूप से यहाँ पर उसको की दे दी जाती है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बार हिचकिचाते हैं कि हमारी कुछ प्राइवेसी है। देन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के कहीं बार थोड़ा सा बिल्कुल, कंफ्यूजन बिल्कुल। कुछ लोग कोई ऑर्नामेंट्स भी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को यहाँ सेफ़ली यहाँ रख सकते हैं थेरेपी पे जाने से पहले। बिल्कुल, ये बिल्कुल, अच्छा है, हाँ। ये बहुत अच्छा है चीज़। और ये जाली के गेट हैं, तो गर्मियों में विशेषतः जाली गेट इसलिए काम आते हैं कि मच्छर और मक्खियां जो है वो अंदर ना जाए, इसलिए ये रूम को फ्रेशनेस में रखते हैं, एयर भी अच्छे से जाती है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज पॉइंट यही है कि बाहर के मक्खी मच्छर को और से आपको कहीं कीट ना कहीं कीट बचा पतंगों सकती को है। ये बचाए रखता है, तो अगली बिल्कुल। तरफ चलते हैं तो कुछ काफी लोगों का डाउट होता है एक बार कि वाईफाई के रिगार्डिंग या इंटरनेट के रिगार्डिंग उनके काफी सारे डाउट्स होते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पर इंटरनेट के लिए वाईफाई की सुविधाएं अवेलेबल करवा रखी है, जो कि आपको 24 घंटे इंटरनेट की सुविधाओं से ओतप्रोत रखती है। उसका कारण ये है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं तो आईटी सेक्टर से हैं या कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर से आते हैं जिनका कहीं ना कहीं इंटरनेट की मस्ट नीड होती है। तो 24 घंटे आपको इंटरनेट की यहाँ पे फ्री सुविधाएं मिल जाती है, जहां आप अपने कोई भी जो वर्क करते हैं तो आपकी उसमें कोई असुविधा ना हो। ये भारद्वाज का, ठीक है, ठीक अब है। हम पहुंच चुके हैं भारद्वाज कक्ष में, जो कि हमारा ठीक है। अगला कक्ष था। इसी में भी वही सारी चीजें हैं कि नंबर 8 की इसमें बेड ऑफ क्वांटिटी होती है, सभी के लिए सुचारू रूप से सोने की और ओढ़ने की व्यवस्थाएं हैं। वही चीजें आप देखेंगे तो लॉकर पूरे वही सेम पैटर्न में बने हुए हैं। ऊपर नंबर 4 काउंटिंग में पंखे लगा रखे हैं, गर्मियों के लिए बाहर कूलर लग जाता है। अगर किसी को अपनी स्विच से कुछ देखना हो तो एलईडी की व्यवस्थाएं हर कमरे में मिल जाती है, जो अपना घंटे आधे घंटा जब समय मिले तो कुछ ना कुछ देख सकता है। इंटरनेट से सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। बहुत बढ़िया। बाहर की तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मेजर लोगों का अधिकतर कंसर्न होता है, जो मैं बार बार पूछते हैं लोग कि आपके वहां पर क्लाइमेट कैसा है। हम्म। और मैं जितना सा जानता हूं, मेरे से अधिक जानने वाले जो योग साधक हमारा आज का ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा कई गुना इसके बारे में बता सकते हैं कि जिसके बारे में शब्द नहीं है, जिसके बारे में भाव नहीं है, जिसके बारे में वो चीजें नहीं कही जा सकती जो आप अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल, शायद वीडियो के माध्यम से वो दिखाना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो जहाँ पर आप पंछियों की चहचहाहट और एक नेचुरल एनवायरनमेंट, पूरा ग्रीनरी अच्छी, और सबसे अच्छी चीज़ एनसीआर लोगों के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छा AQI मिलेगा, जिसकी आजकल बहुत अधिक आवश्यकता है। वो आपको यहाँ पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलेगा। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे इस दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा एक बार बाहर की तरफ फिर दिखाएंगे आपको। जी। देखो, हमने जितनी भी अब तक की सब्जियां, फल या वेजिटेबल्स जो भी हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फल का नाम हमने गलत लिया, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 90% वेजिटेबल्स जो भी हम संस्था में इस्तेमाल करते हैं वो हमारी संस्था की ही होती है। आप देखेंगे पालक बहुत प्रचुर मात्रा में हमने वहां पर लगा रखे 3-4 बेड, जो सब्जियों में जो इस्तेमाल करते हैं, पालक भरपूर मात्रा में हम दोनों समय पालक की उसमें कुछ मात्रा डाली जाती है। धनिया है, इधर गाजर दिखेंगे, इधर दाना मेथी दिखेगी, उधर आपको मेथी दिखेगी, इधर लहसुन है। लहसुन तो निषेध होता है, ये तो हमने हमारे घर के लिए और हमारे लिए इसका मतलब इसका रोपण करवाया है,